हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सिद्धांत के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए 11th क्लास के लिए अपन ने ना एक टॉपिक चला रखा है ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं है ना। उसमें हमने एक बात की थी सबसे पहले, परमाणु अणु क्या होते हैं ना, क्यों, अरे सारी केमिस्ट्री परमाणु अणु इन पर ही टिकी हुई है ना। रसायन विज्ञान को परमाणु और अणुओं का विज्ञान भी कहते हैं ना। तो फिर हमने परमाणु अणु की बात की थी है ना, फिर परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान है ना, या उसको अणुभार भी बोल सकते हैं ना। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे ना। फिर एक आया था किसी भी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी अणु के अंदर है ना, अगर कोई तत्व है ना तो उसका द्रव्यमान प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, उसी के क्वेश्चन चल रहे थे ना। इसी क्रम में अपन ने एक क्वेश्चन ले लिया ना, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया ना, अच्छा क्वेश्चन से एक बार है ना, देखिए इसको। हाँ जी बच्चों, देखिए अब। हाँ जी, सबसे पहले देखो क्वेश्चंस, देखो ना क्वेश्चंस क्या है अपना। देखिए हीमोग्लोबिन है ना, ये हीमोग्लोबिन क्या है, अरे हमारे रुधिर में है ना, रुधिर में ब्लड में पाए जाने वाले एक वर्णक है ना। अरे रुधिर का जो लाल रंग होता है ना, रुधिर का लाल रंग बायोलॉजी वाले पढ़ते हैं ना, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है ना। और हीमोग्लोबिन काम क्या करता है, अरे ये ऑक्सीजन वाहक का काम करता है ना, यानी हमारी बॉडी को है ना जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन, वो किसके द्वारा होती है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। इसका अनुभार कितना है, 67,200 है ना। इसमें आयरन कितना है, आयरन का सिंबल देखो Fe होता है ना, आयरन का सिंबल क्या है, Fe। और हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में हम Hb लिखते हैं ना, हीमोग्लोबिन Hb। तो इसमें आयरन कितना 0.33% है। तो हीमोग्लोबिन के प्रति अणु में, एक अणु में ना, आयरन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। यानी हीमोग्लोबिन के एक अणु में कितने आयरन परमाणु होते हैं, कब, जब आयरन कितना है 0.33% है ना। इसका मतलब आयरन का द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है हमको। अरे आयरन का क्या दे रखा है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं, है ना। कई दिन से हमारा टॉपिक चल रहा है द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। अरे बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है ना, पर मैं एक बार और लास्ट लिख देता हूं ना। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है कि जिसका ना द्रव्यमान प्रतिशत निकालने है ना, उसका कुल द्रव्यमान कितना है। अब कुल द्रव्यमान कैसे आएगा, उसमें कितने परमाणु है, और एक परमाणु के द्रव्यमान से क्या कर दो उसको गुना। तो अपन क्या कहेंगे कि ये तो x उसकी संख्या है परमाणुओं की, और एक परमाणु का द्रव्यमान, तो यहां तो किसकी बात कर रहा है, आयरन की बात कर रहा है। तो अपन क्या कहेंगे, अरे Fe का परमाणु द्रव्यमान, यही होगा बच्चों, अपॉन उस कंपाउंड का कुल द्रव्यमान। तो हीमोग्लोबिन का कुल द्रव्यमान यानी आणविक द्रव्यमान, या अनुभार बोल दो, कितना है 67,200 है। तो मैं क्या कहूंगा, अरे अणुभार कहां जाएगा, नीचे, और 100 से क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई, यही काम करते हैं। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, 0.33, कितना है बच्चों, 0.33% है ना। रखिए 0.33 को मैं ऐसा कह दूं, अरे इसको 1/3 कह दूं मैं। अरे 1 में 3 का भाग लगाते हैं, 0.33 आता है ना। 1 में किसका भाग लगाते हो आप, 3 का, तो कितना आता है 0.33। तो मैं 0.33 को ऐसे कह दूं मैं, अरे 1/3 कह दूं क्या। देखिए 0.33 को ना थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इसलिए ना, नहीं आप चाहो तो 0.33 भी रख सकते हो ना। तो देखिए 0.33 को मैं ऐसा कह दूं 1/3, अरे 1 में 3 का भाग लगाएंगे 0.33 आता है ना, बराबर क्या होगा x। आयरन परमाणुओं की संख्या तो पूछ रहा है प्रति अणु में, इसका मतलब x तो मुझे ज्ञात करना है, इनटू Fe का परमाणु द्रव्यमान, अरे आयरन का 56 होता है ना, अपॉन हीमोग्लोबिन का कुल द्रव्यमान, अरे हीमोग्लोबिन के अंदर ही तो आयरन है, तो उसका कुल द्रव्यमान, कुल आणविक द्रव्यमान या अनुभार बोल दो, कितना है 67,200 है। और 100 से क्या करोगे आप इसको, अरे इसको मल्टीप्लाई करोगे ना। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगी, कट गई। आगे देखिए आप, इससे काटो इसको, देखो इससे कितने बार कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौको 12 का ना। और 56 से इसको काटोगे तो 56 से 4 बार कट जाएगा ना। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 4। इसका मतलब क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन के एक अणु में आयरन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। ये समझ गए ना आप। ये 1/3 कहां से लिखा था, 0.33 को, अरे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 0.3 को 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत कोई दिक्कत है क्या, 0.33% को 1/3% लिख सकता हूं मैं ना, इसलिए मैंने ऐसा लिख लिया ना। आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए ना। ये हमारे द्रव्यमान प्रतिशत से रिलेटेड सारे सवाल हो गया ना, मैंने सारे आपको अच्छे सवाल करवा दिया ना, जितने भी हो सकते थे।
आप अपनी बुक्स वगैरह के है ना, और कुछ आपके पास किसी बच्चे के है ना, अरे कोई एलन आकाश वगैरह ना, गुरु कृपा वगैरह किसी भी है ना इंस्टीट्यूट का बच्चा कोई आपके आसपास हो, कोई आपका रिलेटिव हो ना, उससे आप ना वो मॉडल पेपर वगैरह ले ना और उनको सॉल्व करें ना, सीएलसी वगैरह कहीं का ही हो ना, वो तो सब में आ रहे क्वेश्चन वगैरह सेम ही होते हैं ना। अब ये काम तो आपको करना पड़ेगा ना, एक बार इसकी प्रैक्टिस करें ना, आप एक बार वीडियो को देखें पूरा, उसके बाद फिर से है ना वीडियो को पॉज कर दें और फिर आप ना करके देखें, नहीं आ रहा है तो आप वापस से देख लो ना वीडियो को, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ना। मैंने काफी सारे क्वेश्चंस करवा दिया ना। अब देखिए आप आगे लेते हैं अपना ना अगला टॉपिक। हाँ जी, देखिए अगला टॉपिक क्या है आपका, हाँ जी बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक संयोजन के नियम या रासायनिक संयोग के नियम है ना, रासायनिक संयोग के नियम या संयोजन कह दो, एक ही बात है ना, के नियम। हाँ जी, इंग्लिश लिखना चाहो तो ना लॉ ऑफ केमिकल है ना कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम, ये लीजिए। देखिए रासायनिक संयोग के नियम है ना, अरे ये क्यों काम में लिए जाते हैं, मतलब क्यों पढ़े जाते हैं, तो रासायनिक संयोग के जो नियम है ना, ये इसमें कई सारे नियम पढ़ेंगे अपन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम है ना, एक गैल्यूसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम वगैरह है ना, गुणित अनुपात का नियम है, आवोगाद्रो की परिकल्पना वगैरह है ना, ये 11वीं क्लास में पढ़ते हैं ना, ये इसलिए पढ़े जाते हैं ना, अरे पूरी केमिस्ट्री जो तैयार होती है ना, पूरी केमिस्ट्री है ना जो गवर्न होती है ना, वो ये रासायनिक संयोग के नियमों से ही होती है ना। अरे कोई फॉर्मूला वगैरह बनाना होगा ना, कोई अभिक्रिया को बैलेंस वगैरह करना है, तो किसके नियम काम में आते हैं, रासायनिक संयोग के नियम काम आते हैं ना, इसलिए इनको पढ़ा जाता है ना। सबसे पहला नियम क्या है आपका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, कौन सा नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो देने वाला साइंटिस्ट था वो तो कौन था, लेवोसियर ना, अरे देने वाला साइंटिस्ट था वो तो कौन था आपके, लेवोसियर, यानी ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, लेवोसियर बोल दो या लेवोसियर बोल दो, एक ही बात है ना, अरे इसको लेवोसियर बोलो या लेवोसियर बोलो, एक ही बात है ना, लेवोसियर या लावोसियर भी लिख रखा है एनसीईआरटी में ना, एक ही बात है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, अरे ये फादर ऑफ केमिस्ट्री है ना, अरे रसायन विज्ञान का पिता, जनक, पापा, फादर ऑफ केमिस्ट्री है ना, ये लो। तो कोई हमसे पूछे रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो लेवोसियर, कौन है, लेवोसियर, ठीक है। देखिए ये नियम क्या है, सुनिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, ये किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए लागू होगा भैया ना, अरे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए लागू होगा ना, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के लिए तो लागू होगा, लेकिन ध्यान रखें ना, एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, अरे न्यूक्लियर रिएक्शन नाभिकीय अभिक्रिया है, जैसे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन वगैरह ना, वहां तो द्रव्यमान है ना, अरे उसकी क्षति हो जाती है ना, जो फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, अपने यहाँ केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है ना, नॉट न्यूक्लियर रिएक्शंस है ना। तो ये सिद्धांत है ना, या ये जो नियम है, ये नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता ना, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन पर है ना, और बाकी की अभिक्रियाओं पर लागू हो जाएगा ना। तो क्या कहता है ये देखो, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, अर्थात द्रव्यमान कैसा रहता है, संरक्षित। तो क्या कहेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है
और ना ही नष्ट किया जा सकता, नष्ट किया जा सकता है। अर्थात द्रव्यमान, अर्थात कुल द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। ये लीजिए, जैसे देखिए मैंने एक है ना अरे रिएक्शन से लिखी है ना, ये मान लीजिए 2H2 प्लस O2, इससे क्या बन गया आपके, या 2H2 क्या H2 लिखता हूं मैं ना, अच्छा चलो 2H2 प्लस O2, इससे क्या हो गया आपके 2H2। ठीक है, देखिए पहले देखिए आप इधर है ना, अरे अभिक्रिया के पूर्व द्रव्यमान, भाई अभिक्रिया से पहले है ना, अभिक्रिया के पूर्व द्रव्यमान है ना, जब अभिक्रिया हुई नहीं है ना तो उत्पाद तो बनेगा नहीं, उत्पाद बनेगा नहीं तो पहले कौन होगा, अभिकारक। तो अभिक्रिया के पूर्व द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, अभिकारकों का द्रव्यमान है ना, कितना है देखिए, कितने हाइड्रोजन है, अरे कितने हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4, या तो ऐसे कर लो आप ना, या पूरा H2 देख लो, H2 2 से गुणा हो रहा है, आपकी इच्छा है ना। तो देखिए 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का कितना परमाणु द्रव्यमान 1, प्लस कितने ऑक्सीजन 2, एक का कितना है 16, कितना हो गया 16 दूना 32 और 4 36। इसका मतलब अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान कितना है 36। देखिए अभिक्रिया के बाद में द्रव्यमान कितना होगा, अभिक्रिया के बाद में द्रव्यमान, बाद में क्या हुआ, अरे बाद में उत्पाद बन गया ना, और उत्पाद बन गया, उत्पाद कितना है, अरे जल डबल है ना, और एक जल का अरे है ना अनुभार है वो कितना है 18, तो 18 दूना कितना हुआ 36, तो ये 36 ही पहले था 36 ही बाद में। इसका मतलब अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद में द्रव्यमान कैसा रहता है, समान, अर्थात ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है ना ही नष्ट। अब इसका यूज किस में है, अरे इस है ना सिद्धांत का जो यूज है, इस नियम का यूज है ना, वो अभिक्रिया को बैलेंस करने में है ना। जैसे मान लो मैं इधर लिखता है 2H2 प्लस O2, इधर H2 ही रहने देता ना, तो उधर पहले 36 है, अब कितना है, एक ही H2 होता तो 18, मैं क्या कर देता, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता। तो इस नियम का उपयोग क्या है, अभिक्रिया को बैलेंस करने में। तो क्या लिख सकता हूं मैं, इसका एप्लीकेशन क्या है ना, अनुप्रयोग, कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुप्रयोग क्या है, अभिक्रिया को संतुलित करने में, अभिक्रिया को संतुलित करने में। इसका उपयोग क्या है बच्चों, अभिक्रिया को संतुलित करने में। तो कोई हमसे पूछ ले कि द्रव्यमान संरक्षण नियम का उपयोग क्या है, तो अभिक्रिया को बैलेंस करने में। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर मैं आगे की बात करता हूं ना। हाँ जी, आपने नोट डाउन कर लिया, देखिए। हाँ जी बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया, तो देखिए मैं इसको इरेज करता हूं ना। देखिए एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन लिखता हूं ना। हाँ जी, देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं ना, द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर एक BaCl2 प्लस Na2SO4 ऐसा दे दिया ना एक अभिक्रिया, और इससे क्या बना रहा है, BaSO4 प्लस 2Na 2Cl 2NaCl। मान लो इसका हमको है ना, अरे द्रव्यमान कितना दे रखा है इसने 2.08, ठीक है ना, कितना दे रखा है 2.08, और ये कितना दे रखा है मान लो है ना, अरे कुछ भी ले लो ना, ये तो आंकड़े हैं ना, इसको चेंज कर लो आप, 2.34 कह दो, कुछ भी कह दो ना, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। और हमसे पूछ ले भैया ना, अरे इसका द्रव्यमान कितना बनेगा ना, और ये दे दे मान लो 1.17 ग्राम,
ठीक है ना। आप इनको चेंज कर सकते हो आंकड़े में, अरे रिएक्शन भी चेंज कर सकते हो ना, ऐसी रिएक्शन आपको लिख के दे दिया कि भाई एक ऐसी रिएक्शन हो रही है, इसमें ये तो इतना है, इतना भाग ले रहा है, ये इतना भाग ले रहा है, ये इतना बन रहा है, बताओ ये कितना होगा। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि भाई अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान और बाद में द्रव्यमान कैसा रहेगा, समान। इसका मतलब इन दोनों के द्रव्यमान का योग और इन दोनों के द्रव्यमान का योग कैसा रहेगा, समान। तो देखिए अरे इन दोनों के द्रव्यमान का योग कितना हो जाएगा, देखना सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन तो यही होगा, अरे ये 2.08 प्लस ये 1.42 कितना हो गया, देखना 3.5 इतना ग्राम हो गया ना। तो ये अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान है ना, हो गया, अरे इतना हो गया नहीं, ठीक है। अब देखिए तो इसका मतलब जितना ये है उतना ही ये दोनों का योग होना चाहिए ना। इसको मान लो मैं x मान लेता हूं, ये कितना है x ग्राम, तो क्या लिखूंगा मैं, अरे x प्लस 1.17 इन दोनों का टोटल कितना आना चाहिए, 3.5 आना चाहिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3.5 माइनस 1.7 कितना हो जाएगा, देखिए अब 2.8 हो जाएगा, 2.8 नहीं 1.8 कितना हो जाएगा, 1.8 ग्राम। x बराबर 1.8 ग्राम हो जाएगा ना, अरे हो जाएगा नहीं होगा, हो जाएगा। तो आंसर क्या आया यहाँ, 1.8 ग्राम। ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आपको आना चाहिए ना, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। अच्छा अरे एक सेकंड बच्चों, अरे एक सेकंड है ना, ये अपन ने गलत कर दिया ना, या तो उसको 1.7 कर लो या इसको ना, अरे 1.17 है ना, 1.17 है भैया ना, इसको चाहो तो चलो इसको कर देता हूं मैं, सही है ना, ये लो, वो तो आंकड़े तो हैं अपने ना, वो तो कुछ भी बना सकते हो आप ना, ये लो मैं 1.7 कर देता हूँ ना, वो गलत हो गया ना, 1.17 था ना, 1.17 घटाएंगे तो ये इतना नहीं आएगा ना, हाँ 1.7 घटाएंगे तो अब आ जाएगा इतना ना, ठीक है। एक बार नोट डाउन कीजिए आप इसको, हो गया आपका नोट डाउन। अब देखिए अगला ना, अगला नियम है अपना स्थिर अनुपात का नियम ना, या स्थिर संघटन का नियम ना, स्थिर अनुपात बोल दो आप या स्थिर संघटन बोल दो ना, हाँ जी। देखिए दूसरा नियम क्या है अपना, स्थिर अनुपात, या इसको स्थिर संघटन का नियम भी बोल सकते हैं ना, संघटन का नियम। ये लीजिए स्थिर अनुपात या स्थिर संघटन का नियम, ठीक है ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शन, चाहो तो इंग्लिश लिख लो ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब स्थिर है ना, प्रोपोर्शन PROPORTION, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ना। तो देने वाला कौन था, देने वाला था प्राउस्ट, प्राउस्ट बोल दो, प्राउड बोल दो ना, एक ही बात है ना। तो किसके द्वारा दिया गया था ये, प्राउड द्वारा ना। तो ये नियम किसके द्वारा दिया गया था बच्चों, प्राउड के द्वारा ना। आगे देखिए इसको हम द्रव्यमान के निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं ना, तो क्या कहेंगे इससे, द्रव्यमान के निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं ना, निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। देखो क्यों कहते हैं ना, हाँ जी देखिए द्रव्यमान के निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं ना, क्यों कहते हैं, देखिए ये नियम क्या कहता है कि कोई भी शुद्ध यौगिक ले लिया जाए ना, प्योर होना चाहिए ना, प्योर कंपाउंड, तो शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात है वो हमेशा कैसा रहता है, अरे स्थिर रहता है, तो निश्चित रहता है ना। चाहे उस यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त कर ले हम, या उसको किसी भी विधि से बना ले, यानी वो बनाने की विधि या फिर स्रोत किससे प्राप्त हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो क्या कहेंगे, इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव निश्चित रहता है ना, या हमेशा निश्चित रहता है ना, सदैव निश्चित रहता है ना, चाहे उस यौगिक को किसी भी स्रोत अथवा विधि से प्राप्त करेंगे, विधि से प्राप्त करें, किसी भी विधि से प्राप्त करें, है ना, हाँ जी, प्राप्त करें। ये लीजिए, जैसे देखो एग्जाम्पल, आप जल ले लो ना, जल, अब जल को आप किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो ना, अरे किसी भी झील से लो, झरने से लो, नदी से लो, कुएं से लो, तालाब से लो, कहीं से लो, है ना, अरे आपके घर से लाओ ना, चाहे नाले में से लाओ, समुद्र से लाओ, कहीं से लाओ, अमेरिका, जापान, कहीं से, अरे कहीं से ले आओ आप ना, इंडिया से लाओ, पाकिस्तान से लाओ, कहीं से लाओ ना, तो कहीं से प्राप्त कर लो। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है ना, वो कितना होता है, देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो 2:16। इसका सरलतम अनुपात लूं तो क्या हो गया 1:8। इसका मतलब जल को आप किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो ना, या किसी विधि से बना लो आप ना, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कैसा रहेगा, निश्चित, और वो कितना है 1:8। ऐसे देखो आप एग्जाम्पल CO2 का ले लो ना, ये लो, देखिए CO2, देखिए मैं CO2 को ना, अरे मान लो मैं एक तो CO2 को इस विधि से प्राप्त कर लूँ ना कि मैं कार्बन का दहन करवा दूँ ना, उससे मैंने CO2 प्राप्त कर लिया ना। ये लीजिए, एक बार मैं क्या करूँ यहाँ से, अरे कैल्शियम कार्बोनेट लूँ ना और उसको मैं हीट कर दूँ ना, अरे गर्म कर दूँ, तो उससे मुझे क्या मिलेगा CaO + CO2। ये लीजिए, एक बार मैं क्या करूँ यहाँ से, हाँ जी, ये K2CO3 ले लो और इसकी अभिक्रिया मैं किससे करवा दूं, HCl से करवा दूं ना, किससे करवा दूं, HCl से। तो देखिए यहां से क्या होगा 2KCl प्लस एक H2O बाहर हो जाएगा और एक क्या बाहर हो जाएगा CO2। देखिए 2Cl 2KCl बाहर, 2H 1O H2 और CO2 बाहर। अब देखिए आप CO2 को आप कोई सी विधि से प्राप्त करो, अरे चाहे इस विधि से प्राप्त करो, इससे करो या इससे प्राप्त करो ना, इसमें हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना, देखिए अरे कार्बन 1 है तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितने 2, तो 1 का 16 तो 2 का 32, इसको ना काटोगे तो 3:8। इसका मतलब CO2 को आप कोई सी विधि से प्राप्त कर लो ना, इसमें हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कैसा रहेगा 3:8, निश्चित है ना, इसलिए इसका नाम क्या है, अरे द्रव्यमान के निश्चित अनुपात का नियम। समझ में आ गया, दिया प्राउस्ट ने था, है ना, प्राउस्ट बोल दो, प्राउड बोल दो, एक ही बात है ना, अरे इसको प्राउस्ट बोल दो या प्राउड बोल दो, एक ही बात है ना। ये लीजिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, इस पर आधारित मैं ना 2-3 सवाल करवा देता हूं ना, फिर और पढ़ेंगे अपन कल, है ना। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया आपने, देखिए सिंपल से अभी तो है ना, थोड़ा थ्योरेटिकल है ना। देखिए मैं इस पर आधारित आपको सवाल करवाता हूँ, कैसे कैसे आपसे सवाल पूछ सकता है ना। हाँ जी,
हाँ जी, देखिए हाँ जी, क्वेश्चंस देखिए आप। 45 ग्राम जल ले लिया ना, तो 45 ग्राम जल में हाइड्रोजन का द्रव्यमान ज्ञात करो ना, यानी हाइड्रोजन का द्रव्यमान। और मैं आगे यार क्वेश्चन मार्क लगा दो ना शॉर्ट में ना, आप आगे ना इसको कंप्लीट कर सकते हैं, द्रव्यमान ज्ञात करो ना। देखिए कैसे करेंगे, सुनिए, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए हमको पता है, अरे जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है, 1:8 फिक्स है ना। अरे 1:8 कैसा है, फिक्स है। देखिए टोटल अगर मैं देखूं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलके तो टोटल कितना 9 ग्राम जल बनाएंगे ना। इसका मतलब 9 ग्राम जल है, उसके अंदर 1 ग्राम क्या है, अरे हाइड्रोजन है ना। अरे ये 1 ग्राम 1:8 है ना, तो इसका 1 ग्राम तो इसका 8 ग्राम। इसका मतलब अगर 9 ग्राम जल की बात करें तो उसमें 1 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन। तो 9 ग्राम में 1 ग्राम, तो 45 ग्राम में कितना होगा, अरे 5 ग्राम हो जाएगा, नहीं होगा क्या। देखिए ऐसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, अरे 9 ग्राम के अंदर 1 ग्राम है, तो 1/9, टोटल कितना है 45, तो 45 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 9×5 45 कितना हो जाएगा 5 ग्राम। आ गया समझ, सिंपल सा सवाल है ना। एक देखिए क्वेश्चंस और लिखता हूं मैं ना, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए FeSO4 .7H2 इसको बोलते हैं हम हरा थोथा। अरे इसका नाम क्या है, हरा थोथा। जैसे CuSO4.5H2 होता है ना, इसको नीला थोथा बोलते हैं, वो नीले कलर का है, ये हरे कलर का है, तो इसका नाम क्या है, हरा थोथा। ठीक है ना। तो FeSO4.7H2 इसका नाम क्या है, हरा थोथा। इसमें तो हरा थोथा में आयरन, आयरन का मतलब Fe, आयरन 20% है। कितना परसेंट है, 20% है ना। हरे थोथे में आयरन कितना है, 20% है। तो 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम है ना हरे थोथे में आयरन का, है ना, 4 ग्राम हरा थोथा दे दिया ना, उसमें आयरन का द्रव्यमान कितना होगा ना, आयरन का द्रव्यमान कितना होगा। हाँ जी, देखिए कितना होगा, इसका सॉल्यूशन देखिए ना। देखिए 4 ग्राम, सॉरी ये हरा थोथा है FeSO4.7H2, इसमें आयरन कितना है 20%। तो हरे थोथे में आयरन का द्रव्यमान कितना होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 20% फिक्स है। ये तो क्या, तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात कैसा रहता है, निश्चित। तो जब 20% है, टोटल का हरा थोथा कितना है, अरे 4 ग्राम, तो कितना हो जाएगा आयरन। अरे आयरन का द्रव्यमान कितना होगा, अरे टोटल हरा थोथा कितना है 4 ग्राम, और क्या कह रहा है 20% आयरन है उसमें। इसका मतलब आयरन कितना होगा, अरे 4 ग्राम का 20% निकाल दो आप, ये लो परसेंट को हटाओगे, 100 नीचे लगाओगे ना, क्या हो जाएगा 0.8 ग्राम। चलो सिंपल है। ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो भाई टोटल 4 ग्राम दे रखा है ना, तो 0.8 ही हो गया, और बाकी के और तत्व हो जाएंगे। तो यही तो कह रहे हैं अपन कि इसको ना, अरे तत्वों के निश्चित द्रव्यमान का नियम भी कहते हैं ना, सॉरी तत्वों का नहीं, इसलिए द्रव्यमान के निश्चित अनुपात का नियम है ना। क्यों, किसी भी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कैसा रहता है, निश्चित, इसलिए इसको द्रव्यमान के निश्चित अनुपात का नियम भी बोलते हैं। तो आयरन कितना होगा 0.8%, वो सॉरी ग्राम। एक क्वेश्चन और देखिए लास्ट, है ना, आज का इस स्थिर अनुपात नियम के आधार पर, है ना। फिर कल पढ़ेंगे अपन गुणित अनुपात का नियम और गैलुसेक का नियम, है ना, फिर एवोगाद्रो की परिकल्पना वगैरह। धीरे धीरे ना, अभी छोटी छोटी क्लास लेते हैं ना, फिर थोड़ा सा बड़ी क्लास लेंगे ना। तो आप पढ़ते चले इनको ना, रिवीजन करें अच्छे से, है ना। नोट्स बनाए, साफ सुंदर नोट्स बनाए, है ना। अरे नीट जेई पैटर्न पे पढ़ाया जा रहा है आपको, ना। हाँ देखिए बोर्ड क्लास से हटके पढ़ाया जा रहा है ना। आप जीओसी की वीडियो देखें ना,
उनमें तो ज्यादातर है ना, अरे क्वेश्चंस वगैरह ना ऐसे डेस्क्रिप्टिव पढ़ा रखे हैं ना। हाँ, आपको तो बिल्कुल है ना एज ए कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से पढ़ाएंगे ना। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए लास्ट, देखिए एक कोई धातु है और धातु को मैं M कह दूं ना, ये लो, इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई है ना, किससे? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई, और इससे क्या बना? ऑक्साइड बन गया ना। क्या बन गया बच्चों? ऑक्साइड। यानी धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? ऑक्साइड। ये मैंने फर्स्ट केस ले लिया ना। एक सेकंड ऐसा है ना कि भाई धातु है और इसकी मैंने किससे? अरे जल से अभिक्रिया करवा दिया ना। इसको चाहे तो वही M कह सकते हैं ना, धातु को ये लो M, तो मैंने ना अरे शॉर्ट में लिखने के लिए लिख दिया मेटल, मेटल का मतलब M। ये लीजिए धातु और इसकी किससे? अरे जल से अभिक्रिया करवा दिया ना, और इससे बना क्या? अरे वही ऑक्साइड बन गया ना। क्या बन गया? ऑक्साइड। और साथ में और कुछ बनेगा तो बन जाएगा, अभी मैंने क्या ले लिया? ऑक्साइड बन गया ना। क्या बन गया बच्चों? ऑक्साइड है ना। देखिए अगर मैं कह दूं धातु कितना है? 1.8 ग्राम। कितना है? 1.8 ग्राम, है ना। इसमें धातु कितनी है? 1.5 ग्राम। ठीक है भाई। हाँ जी, देखिए ये कितना है? मान लो ऑक्साइड 3 ग्राम, और ये कितना है? 2.5 ग्राम। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ऐसा दे दिया इसने ना। अब देखो ये धातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई, ऑक्साइड बन गया। धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई, ऑक्साइड कितना बना? 3 ग्राम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान और बाद में द्रव्यमान कैसा रहता है? अरे समान। अब ये 3 है तो इन दोनों का योग भी 3 ही होना चाहिए ना। इसका मतलब ये कितना है? अरे 1.2 ग्राम। समझ में आया? ऐसे देखो ये धातु और वही धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो ऑक्साइड बनता है ना। तो देखो जल में कौन है? अरे H2O, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो धातु ने क्या किया? उस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ली और क्या बना दिया? ऑक्साइड। और वो बाहर हो गया। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन कितना आएगा? अरे यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आएगा? इस डाई में से इसको घटा तो 1.5 को, कितना? 1 ग्राम आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो देखो अगर अपन से ये पूछ ले कि भाई ये जो रिएक्शंस दे रखी है ना, ये किस नियम की पालना कर रही है ना? द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना कर रही है, स्थिर अनुपात के नियम की पालना कर रही है ना, या किसके अनुसार हो रही है ना? तो देखो अपन क्या पढ़ते हैं स्थिर अनुपात के नियम में कि तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कैसा रहेगा? निश्चित। तो देखो मैं ऐसे कह दूं इसका सॉल्यूशन। हाँ जी, देखिए सॉल्यूशन कि मेटल और ऑक्सीजन दोनों का अनुपात देखें किसमें? फर्स्ट केस में। तो देखो मेटल कितना है? अरे मेटल तो कितना है? 1.8। कितना है? 1.8। और ऑक्सीजन कितना है? अनुपात 1.2। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 6 × 18, 6 दूनी 12, यानी अनुपात कितना आ गया? 3:2। यानी इस पहले वाले में धातु और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आ रहा है? 3:2। क्या दूसरे में भी इतना ही आ रहा है क्या? देखो केस सेकंड में। हाँ जी, केस सेकंड में देखो मेटल और ऑक्सीजन। तो मेटल तो कितना? धातु तो 1.5 है, और देखो ऑक्साइड कितना बना? 2.5। इसका मतलब ऑक्साइड में से मैं मेटल को हटा दूंगा तो वो ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा। तो कितना आएगा? 2.5 में से 1.5 गया तो अरे 1 आ जाएगा। और इसका भी देखो अनुपात देखोगे तो क्या होगा? अरे इसको भी काटोगे तो ये भी कितना आएगा? 3:2। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें और इसमें तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात निश्चित है। देखो मेटल और ऑक्सीजन, अरे धातु और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 3:2। यहाँ भी कितना है? 3:2। तो तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात कैसा हो? अरे निश्चित हो ना। तो वो नियम कौन सा है? स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संघटन का नियम। तो ये किसका पालन कर रहा है? स्थिर अनुपात के नियम का। कैसे सोल्व किया? समझ में आ गया होगा आपको ना। कुछ नहीं, पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाओ, इसका योग इसके बराबर होना चाहिए। अब हमको ये दे दिया, ये दे दिया, ये ज्ञात करना है तो क्या कर दो? अरे 3 में से इसको हटा दो तो ये आ गया। तो धातु और ऑक्सीजन आ गया, मैंने यही रखा, ये धातु ये ऑक्सीजन। अरे पहले धातु लिखा फिर ऑक्सीजन, तो धातु और ऑक्सीजन 3:2 आ गया। फिर दूसरे में क्या है? धातु जल से अभिक्रिया हुई है तो जल में से जो ऑक्सीजन है वो क्रिया करके ऑक्साइड बना देगी। अब कितनी ऑक्सीजन है? तो क्या कर दो? अरे ये जितना है उसमें से इसको हटा दो तो बची हुई क्या है? ऑक्सीजन आ जाएगी। तो वही धातु और ऑक्सीजन, तो ये धातु ये ऑक्सीजन, अनुपात निकालोगे 3:2, 3:2, 3:2, यानी तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात। अरे इसके अंदर कैसा है? निश्चित है ना। इस ऑक्साइड के अंदर और इस ऑक्साइड के अंदर कैसा है? निश्चित। इसका मतलब ये अभिक्रिया जो हो रही है ये स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार हो रही है ना।
ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई है ना थोड़ा बहुत भी आपको ना ऐसा डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए ना, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा आपके लिए ना, ठीक है। तो अभी तो हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ना, कल गुणित अनुपात का नियम, फिर उसके बाद गैलुसेक का नियम, फिर अवोगाद्रो की परिकल्पना, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ना, उसके बाद मूल अनुपाती सूत्र, अणुसूत्र वगैरह, फिर मोल वगैरह ना, उसको लास्ट में लेते हुए है ना, फिर कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह ना, वो सारी पढ़ लेंगे अपन ना, स्टोइकियोमेट्री वगैरह सब कुछ, ठीक है। ओके, गुड नाइट, शुभरात्रि। आपको अच्छा लगे है ना वीडियो तो आगे शेयर करें ना, हाँ लाइक सब्सक्राइब तो खूब हो रहे हैं ना, शेयर कम से कम हो रहे हैं ना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ना, ताकि और बच्चों तक पहुंचे ना, और बच्चों को भी फायदा हो ना, अरे उनको भी केमिस्ट्री से डर है ना दूर हो जाए ना उनका भी। तो जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे ना उतना ही अच्छा मैं है ना, अरे बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा ना आपको, ठीक है बच्चों। ओके, शुभरात्रि।